हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीबीपी हेल्प। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपके पेपर में कम से कम इस चैप्टर से 6 से 7 क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला करके। अगर आप लोग इसको समझ लेंगे तो आपका यहाँ से पूरी तरीके से जो कवर अप हो जाएगा और 6 से 7 नंबर आप लोग इजीली ला सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि मानव भूगोल का जनक कौन है। उसके अलावा प्यारे बच्चों बात करेंगे मानव भूगोल का जो रिलेशन है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके अलावा मानव भूगोल के जो है रिसर्चर है, डिस्कवरी जो किए हैं मानव भूगोल के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में समझने वाले हैं। और मानव भूगोल के क्षेत्र, उपक्षेत्र, मानव भूगोल की जो है प्रकृति, विचारधारा के बारे में, उसके अलावा जो सिद्धांत दिए हुए जैसे नियतिवाद, निश्चयवाद और संभावनावाद, तो इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा आप लोगों को समझने की जरूरत है। उसके अलावा जो हम लोग अगला टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे उसको तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप 6 से 7 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा, देखिएगा। और आपको बता दूं बीबीपी हेल्प यूट्यूब चैनल के अंदर क्लास 12 की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, इसीलिए आप लोग प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और एक बात और बता दूं, डेली क्लास की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों तो यहां पर हमारा 7 बजे जो क्लास होती है, 7 बजे आप लोग को डेली आना है और डेली आप लोगों को क्लास करना है। तो चले बिना टाइम को गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। अगर प्यारे बच्चों हिस्ट्री का चैप्टर 1 को डाल चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोगों को टाइप करना है, यानी ईंटें मन के अस्थियां बाई बीबीपी हेल्प करके करिएगा तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसमें मैं आपको समझा दिया हूं। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी का जो संस्थापक कौन है, तो उसका नाम क्या है, यानी इरेटोस्थनीज। क्या नाम था? इरेटोस्थनीज, ये याद रखिएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों मानव भूगोल का ना, यानी सॉरी भूगोल का दो तरीके से 2 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट क्या है, यानी भौतिक भूगोल, और दूसरा पार्ट क्या है, यानी ये मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे यानी पृथ्वी की संरचना के बारे में, महासागर के बारे में, महाद्वीप के बारे में, उसके अलावा भू आकृति के बारे में, वायुमंडल के बारे में, सौर विकिरण के बारे में। ठीक है, यानी ये चैप्टर्स आप लोगों का ना ये क्लास 11th के अंदर है, ये 11th से हम लोग पढ़ करके आए हुए हैं। ठीक है, ये सारे चैप्टर। और क्लास 12th के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, यानी मानव भूगोल के अंदर सामाजिक भूगोल के बारे में, समाज के बारे में, जनसंख्या के बारे में, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में, राजनीतिक भूगोल के बारे में, उसके अलावा यानी मानव की आवास के बारे में कि मानव जो रहते कैसे, किस तरीके का रहने का जगह है। ठीक है, उसके अलावा आर्थिक भूगोल यानी आर्थिक स्थिति के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग क्लास 12 के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। अब आते हैं हम लोग चैप्टर के अंदर। सबसे पहले प्यारे मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र चैप्टर नंबर 1 है। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि मानव भूगोल होता क्या है, क्योंकि आपको ना लगभग हर एक साल में ये वाला क्वेश्चन आता है कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। 3 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है, 5 नंबर कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो जानेंगे तब ना बताएंगे। तो यहां पर देखिए रेड जेल के अनुसार प्यारे बच्चों, रेड जेल जो कि मैं आप लोग को बताया कि भूगोलवेत्ता रहे, वैज्ञानिक रहे, इन्होंने ही अपने इनके अनुसार मैं बता रहा हूं। ठीक है, इनके अनुसार क्या है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच की संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी मानव और धरातल, धरातल किसको बोलेंगे, जमीन, जो जमीन के अंदर से लेकर के जमीन के जो बाहर ऊपर जितनी भी सारी जो है, और मानव और जमीन का रिलेशन है, इसी चीजों को हम लोग रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, किसी चीज को नया चीज करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, यानी मानव भूगोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानव भूगोल बोलते हैं। ये किसके अनुसार? ये रेड जेल के अनुसार। ठीक है, रेड जेल के अनुसार। अब दूसरा भूगोलवेत्ता यहां पर सामने में आता है। दूसरा भूगोलवेत्ता का नाम क्या है, यानी एलन.सी. सैंपल के अनुसार इन्होंने मानव भूगोल का यानी क्या दिया, डिफिनेशन दिया। तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, देखिए पृथ्वी को क्या माना है, अस्थिर माना है कि भाई ये क्या है, अस्थिर है, स्थिर नहीं हो सकता, पृथ्वी में कुछ ना कुछ घटना घटते रहती है। ठीक है, तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, मानव भी क्या है, क्रियाशील है, कुछ ना कुछ करते रहता है। क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन को ही क्या बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, मानव भूगोल बोलते हैं, मानव भूगोल बोलते हैं। समझ गए? तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं आपको बेसिकली समझा दिया। अगर नहीं आया तो आप लोग एक बार कमेंट्स करके बताइएगा कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा से समझा दीजिएगा, मैं और समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए पोल विडाल डी
लॉबलस। देखिए इसका नाम क्या था, विडाल डी लॉबलस के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, ठीक है, तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का क्या है, अधिक संश्लेषित ज्ञान उत्पन्न करना। यानी हमारे क्या है, जो पृथ्वी में जो लोग रहते हैं, जीव रहते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मानव भूगोल बोलते हैं। और ये किन के अनुसार, ये एक सिद्धांत है, इसको हम बदल नहीं सकते। ये सिद्धांत सेम टू सेम यहाँ पर किताबी लैंग्वेज है। मैं तो आपको बता भी दिया कि मानव भूगोल क्या होता है, यानी पृथ्वी और मानव के बीच जो भी रिलेशन है, संबंध है, अध्ययन करते, जो हम समझने की प्रयास करते हैं, उसी को मानव भूगोल बोलते हैं। समझ गए प्यारे बच्चों? चलिए अब यहां पर यानी मानव भूगोल की क्या नहीं प्यारे बच्चों, मानव भूगोल की प्रकृति, दो तरह का प्रकृति होता है। अब यहां पर हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है मानव भूगोल की जो प्रकृति। एक होता है क्या प्यारे बच्चों, यानी भौतिक पर्यावरण। उसके अलावा दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है यानी सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र। एक होता है क्षेत्र और एक होता है उपक्षेत्र। इसमें ना कुछ ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है, ठीक है, समझने वाली चीज नहीं है ना। अब यहां पर मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर पढ़ेंगे और मानव भूगोल के उपक्षेत्र। उपक्षेत्र के अंदर उपयोगी वाला चीज जैसे व्यापार हो गया, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, जो टेक्नोलॉजी का आविष्कार, उसके अंदर हम लोग उपक्षेत्र के अंदर रखा गया है। और क्षेत्र के अंदर ये वाला चीज है। जैसे नंबर 1 है यहाँ पर मानव भूगोल का क्षेत्र की अगर बात करेंगे, क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो नगरीय भूगोल हो गया, उसके अलावा जनसंख्या भूगोल हो गया, आर्थिक भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल हो गया, आवास भूगोल, यानी आवास के बारे में, इसके बारे में जानते हैं कि आदमी रहता कैसे है। और लास्ट है यहाँ पर क्या है कि सामाजिक भूगोल। देखिए आपके पेपर में ना कैसा सवाल आएगा, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, प्रश्न कैसा आएगा आपको ना इस तरीके से। इसमें समझने वाली चीज कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा रट्टा भी मार सकते हैं आप लोग। देखिए आपको पेपर में आता है कि मानव भूगोल के 3 उपक्षेत्र के नाम, 3 क्षेत्र के नाम लिखिए, ठीक है, 3 क्षेत्र, मानव भूगोल के 3 क्षेत्र के नाम। तो अगर क्षेत्र के नाम बोलेगा, नंबर 1 यहां पर लिख दीजिएगा जनसंख्या भूगोल, ठीक है, या फिर क्या लिखिएगा, जनसंख्या भूगोल हो गया। उसके अलावा दूसरा अगर बात करेंगे आर्थिक भूगोल हो गया, ठीक है। आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, पांचों आपके पेपर में आता है, 2 नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है, याद रख के आप लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग उप क्षेत्र के बारे में। थोड़ा सा ये सब चीज क्या है कि रट्टा भी मार सकते हैं, आप लोग रट लीजिएगा। अब देखिए उप क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्र यहाँ पर देखिए आपके पेपर में आएगा। देखिए संसाधन भूगोल, संसाधन के बारे में इसमें बात करेंगे। कृषि भूगोल, उसका उद्योग यानी टेक्नोलॉजी भूगोल, उसके अलावा क्या व्यापार भूगोल, उसके अलावा पर्यटन भूगोल। तो ये पांचों आप याद रखिएगा, ये 5 जो है ना आपके पेपर में आ सकता है कि मानव भूगोल के उपक्षेत्र के नाम लिखे, तो आपको यहाँ पर लिखना है इस तरीके से, तो आपका नंबर जो है मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि भौगोलिक विचारधारा। अब देखिए भौगोलिक विचारधारा किसको बोलते हैं। देखिए भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक, यानी भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए। अब बहुत सारे वैज्ञानिक की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, जैसे विडाल डी बोलोस हो गया, रेडजेल हो गया, एलन सी सैंपल हो गया, तो ये लोग क्या है, तो भूगोलवेत्ता है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक हुए और उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के संबंध के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए। अपने अपने जैसे जैसे उन लोगों ने खोजा और अपने अपने विचार को प्रकट किया। इसी विचारधारा को भौगोलिक विचारधारा कहा गया, ठीक है। क्या क्या, इसी विचारधारा को भौगोलिक विचारधारा कहा गया। अब यहां पर देखिए कितने विचार दिए। अब यहां पर एक 3 विचार, कितना विचारधारा आया, 3 विचारधारा। एक आया क्या, यानी नियतिवादी, इसको हम लोग निश्चयवादी विचारधारा भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आया क्या, संभावनावाद, यानी पॉसिबिलिज्म, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, विचारधारा, ठीक है। उसके अलावा तीसरा है कि नौ निश्चयवाद का विचारधारा, नौ निश्चयवाद का विचारधारा। तो ये तीनों विचारधारा। अब तीनों विचारधारा का हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करी जाएगी तो यहां पर देखिए नियतिवाद, नियतिवाद की अगर बात करेंगे, इसको वाद विचारधारा भी बोलते हैं। इस विचारधारा के अंदर ना मानव जो है ना आदिम अवस्था में था, शुरुआती दौर में था। मानव का जो है कैसे कैसे जो है उत्पत्ति हुआ, इसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं अभी, ठीक है, मानव भूगोल के अंदर। तो जो आदिम अवस्था में था, इसके अनुसार ने प्रकृति का अनुसार क्या करते थे कि अपने आप को ढाल लिया था। भाई प्रकृति में बारिश हो रही है, पानी हो रही है, खाने का चीज है, सब सारे चीजों प्रकृति के अनुसार अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाते थे, अपना जो है ना कार्य कुछ भी नहीं करते थे। बस सिर्फ जितने भी सारे प्रकृति का खाने पीने रहने सहने की जो भी चीजें थी, ठीक है, उसी पर डिपेंड था। किसके अंदर, नीतिवाद के अंदर, निश्चयवाद के अंदर। उस टाइम ना मानव का विकास बहुत जो है ना कम हुआ था, यहां पर टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, है ना। मानव प्रकृति को सुनता था
उसकी पूजा करता था और उनकी प्रचंडता से डरता था। अब मैं यहां पर बात करते हुए प्रचंडता का मतलब क्या होता है ना, कि देखिए अगर कभी कभी बहुत ज्यादा तूफान आ गया, आंधी आ गया, बहुत ज्यादा बारिश होने लगी, तो लोग कहते थे कि भाई भगवान हमसे नाराज हो गया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो उन लोग ने और भी अच्छे से पूजा करते थे, मतलब किसी भी चीजों को छेड़खानी नहीं करते थे। इसी विचारधारा को क्या बोला गया प्यारे बच्चों, यानी नियतिवाद बोला गया। क्या बोला गया? नियतिवाद, यानी निश्चय जो है प्रकृति पर निर्भर रहता था, यानी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करते थे। और इसको किस किस ने समर्थन दिया? देखिए रेडजेल ने समर्थन दिया, रीटर, हेम्बोल्ट, इनके समर्थन थे। किसके? नियतिवाद विचारधारा की, निश्चयवाद विचारधारा की। ठीक है, फिर आगे आए, आगे अब यहां पर देखिए एक क्या आया, यानी संभावनावाद विचारधारा। एक विचारधारा क्या था? संभावनावाद विचारधारा। अब इस विचारधारा के अंदर क्या हुआ कि समय के साथ साथ मनुष्य का विकास हुआ। क्या हुआ? समय के साथ मनुष्य का विकास हुआ। ठीक है, अब वह प्रकृति से नहीं डरता था। उस टाइम में नियतिवाद के अंदर प्रकृति से डरता था, लेकिन संभावनावाद यानी पॉसिबिलिज्म के अंदर यह समझने लग गए कि अब जो है ना हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, यानी प्रकृति का सहायता लेकर के हम लोग कोई भी चीजों का आविष्कार कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर सकते हैं। तो खुद पर यानी खुद को प्रकृति के अनुसार ढालने लग गया और प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहने लगा। अब मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन कर सकता था। जैसे आप प्यारे बच्चों देखिए, अगर प्रकृति का परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, प्रकृति पर ही डिपेंड रहता, तो आज हम लोग ने जैसे मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, उसके अलावा जो जितनी भी सारी जो हमारे सामने में जो है टेक्नोलॉजी देख रहे हैं और नए नए आविष्कार देख रहे हैं, ये सब नहीं होता। ठीक है, नहीं कहा कि मतलब प्रकृति से हम लोग ना सीख सीख करके कुछ उसका जो है ना यानी परिवर्तन कर सकते हैं, अपने यूज में सामान लेकर के आ सकते हैं खुद को बना करके। ठीक है, और ये जो है ना प्यारे बच्चों, विडाल्डी ला बलास जो है इसका समर्थन थे। किसका? यानी पॉसिबिलिज्म का, संभावनावाद का। ठीक है, विडाल्डी ला बलास। अब देखिए एक ऐसा विचारधारा लेकर के आया था, ठीक है, यानी नौ निश्चयवाद विचारधारा। नौ निश्चयवाद की विचारधारा मैंने क्या हुआ कि भाई वो सोचे कि अब ना प्रकृति पर हम लोग निर्भर नहीं रहेंगे। तो प्रकृति पर जब निर्भर नहीं रहेगा तो प्रकृति को अच्छा लगेगा? भाई कुछ भी हो सकता है। तो प्रकृति को अच्छा नहीं लगेगा कि भाई हम पर निर्भर नहीं है, तो इसको हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए फिर बाद में आया, जो बाद में फिर क्या आया कि नौ निश्चयवाद विचारधारा। इसमें क्या बोला गया कि देखो कुछ भी हम लोग करेंगे ना, प्रकृति को छेड़खानी बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। अगर प्रकृति को बहुत ज्यादा छेड़खानी करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा कि हम फिर नुकसान में पहुंच जाएंगे। अब कैसे? एक बार क्या हुआ ना, यानी जब आदमी मरता है तो मुस्लिम धर्म के लोग क्या करते हैं कि ये किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जब ना मर जाते, जब कब्र के अंदर दफना करके आते हैं, तो एक ना मुनकर निकर नाम से एक क्या होते हैं कि फरिश्ता आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे जो ना साइंटिस्ट क्या किए कि भाई कब्र के अंदर ना माइक्रोफोन कैमरा लगा दिया, और जब आते हैं तो उसका आवाज कैसा होता है, भाई कैसे आते हैं देखेंगे। तो जब प्रकृति को ज्यादा छेड़खानी किया तो क्या किया कि वो साइंटिस्ट भी मर गए और कैमरा भी जल गया। यानी मतलब ज्यादा हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, लिमिटेड रह करके। तो इसीलिए ये विचारधारा आ गया। क्या आ गया? यानी निश्चयवाद विचारधारा। इसके अंदर क्या हुआ? इस विचारधारा के अंदर क्या बोला? मानव केवल प्रकृति के नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये दो विचारी पर्यावरणीय यानी निश्चयवाद संभावनावाद के मध्य रास्ता बनाती है। यानी भाई कोई भी चीज संभव हो भी सकती है, कोई भी चीज संभव नहीं भी हो सकती है। अब आदमी अगर मर गया तो उसको जिंदा हम लोग नहीं कर सकते। तो ये हो गया, यानी क्या हो गया प्यारे बच्चों, यानी यही हम लोग बोलते हैं नौ निश्चयवाद। ठीक है, इस विचारधारा का जो समर्थक कौन था? तो ग्रिफिथ टेलर नाम से था एक साइंटिस्ट। टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो बहुत सारी बीमारी आया, तो बीमारी का हम लोग इलाज कर लिए। उसके अलावा आग जलाना सीख लिए, पंखा बनाना सीख लिए, मोबाइल बनाना सीख लिए। ठीक है, और बहुत सारी चीजों से हम लोग जो है ना यानी जो जूझ रहे थे, परेशान थे, तो उससे हम लोग जो है प्रकृति का यूज करके हमने जो है टेक्नोलॉजी का विकास करके मानव को अपना जो है ना जीवन को विकास किया। ठीक है, तो इसी को टेक्नोलॉजी का विकास बोला गया। डीएनए के बारे में अनुवांशिकता को समझने के बाद बीमारियों से लड़ने की, बीमारियों से बहुत सारी इलाज हम लोग ढूंढ लिए। ठीक है ना, तो मानव विकास। ठीक है, अंतिम पॉइंट है हमारा इस चैप्टर का, प्रकृति का मानवीकरण। यानी प्रकृति का मानवीकरण, प्राकृतिक चीजों से अपना मानव दिमाग लगा करके क्या क्या मानवीकरण किया। अब यहां पर देखिए, समय के साथ पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगा, मानव ने अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया। फिर मानव ने बेहतर टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का विकास किया। इसके अंदर प्यारे बच्चों देखिए, अस्पताल बनाए, नगर, खेत,
उसके अलावा देखिए फलोद्यान, उसके अलावा मैदान, चारागाह, पत्तन, अंतरिक्ष में उपग्रह, ये सारे चीज जो टेक्नोलॉजी का विकास होकर के यानी प्रकृति का यूज करके, सामान का यूज करके मानव अपना जो है ना मानवीकरण किया। तो ये सारे चीजों का जो यानी क्या किया प्यारे बच्चों, ये सारी चीजों को बनाया। तो देखिए ये चैप्टर ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि बोरिंग फील हुआ होगा, क्योंकि इसमें ना वही चीजें को पढ़ाया जो सिद्धांत के अंदर है, कुछ कुछ सिद्धांत है यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर। अब जो आगे हम लोग दूसरा चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, उस चैप्टर के अंदर बिल्कुल हम लोग अपना रिलेशन जोड़ के पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ समझ के पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। दूसरी बात, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नोट्स लेने के लिए आप लोग 7903288689 पर आप लोग मैसेज कॉल कर दीजिएगा, यहाँ पर मैं नोट्स आप लोग को दे दूंगा।